हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रांश कातैन और आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है और जेई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम लोग पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस लेक्चर में। तो आपकी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को आप पार्ट्स में देखिएगा। अगर आपको बोरिंग लगता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ी सी बोरिंग होती है, पर हम लोग ट्राई करेंगे आपके लिए हम जितनी इंटरेस्टिंग बना पाए। चलिए इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पे क्या होता है, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल इज फिल्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो आपके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में। ठीक है, इसलिए हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक में। वी हैव 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल्स? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विथ वाटर विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन। ठीक है, अच्छा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और क्या होता है, ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है, बेरिलियम को हम लोग नहीं बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। हम लोग बेरिलियम को नहीं बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 2 में उनको आप बोल सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम को नहीं बोला जाता है। अच्छा, जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1। ठीक है, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इनका जो साइज़ होता है सबसे बड़ा होता है रिस्पेक्टिव पीरियड में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नोबल गैस को नहीं कंसिडर कर रहे हैं बात बोलते समय। ठीक है, नहीं तो हमको बोलना पड़ेगा कि लार्जेस्ट साइज़ जो रिस्पेक्टिव पीरियड में होता है वो नोबल गैस का होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है नोबल गैस को हटा के हेलोजेंस तक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसमें ग्रुप 1 एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रैंकियम। फ्रैंकियम के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना जान लीजिए आप कि ये रेडियो एक्टिव होता है और इसकी जो हाफ लाइफ रहती है उसकी हाफ लाइफ है 21 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा, जो रेडियम की जो अबंडेंस है वो क्या होती है? 10⁻⁻10% ऑफ द इग्नियस रॉक, ये इसकी अबंडेंस है। ठीक है, जो इग्नियस रॉक का जो 10⁻10% जो होता है वो रेडियम का बना होता है। अच्छा, लिथियम और मैग्नीशियम में और बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू सिमिलैरिटी इन द आयनिक साइजेस। ठीक है, एंड चार्ज बाय रेडियस रेशियो। तो जो चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है और जो आयनिक साइजेस होते हैं इनके वो सिमिलर होते हैं। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की जो आयनिक साइज और चार्ज बाय रेडियस रेशियो है वो सेम है। ठीक है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। चलिए अब हम लोग जो है ग्रुप 1 एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो रहते हैं ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसमें जो NS1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये लूजली हेल्ड होता है। ठीक है, तो लूजली हेल्ड होने के कारण क्या होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। बहुत कम एनर्जी सप्लाई करने से भी इलेक्ट्रॉन ये लोग रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो M रहता है, M क्या है? ग्रुप 1 एलिमेंट है। ये क्या करता है? आसानी से M पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन बना देता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें से, ये आपका कैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसलिए। ठीक है, बहुत लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हमने बात कर लिया। इसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं।
जब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट अगर आसानी से रिलीज़ कर देता है या आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है तो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके रिएक्टिव नेचर के कारण ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं ना, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ये फ्री स्टेट में आपके नहीं पाए जाते, ठीक है। अच्छा, जब हम लिथियम टू सीजियम हम लोग नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ होती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी? बिकॉज द एटॉमिक और आयनिक साइज इंक्रीज विच आउटवेज द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। पहला तो ये रीज़न हो गया, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वेल स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उसके ऊपर इनर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ वो कम हो जाती है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से आपका रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं ज़रा। ऐसे ये मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका मैंने बना दिया न्यूक्लियस। ये आपका पहला आपका शेल है और ये आपका दूसरा शेल, ठीक है। यहाँ पे आपके एक इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में, आउटर शेल में भी एक आपका इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसलिए कम हो जाती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं इसका। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज़ हो जाता है डाउन द ग्रुप। हमने बात कर लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है डाउन द ग्रुप। इसलिए आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी, जैसे जैसे हम लिथियम टू सीजियम बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको ये याद रखना है कि कैटायन का साइज़ हमेशा छोटा होता है न्यूट्रल स्पीशीज़ से, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो बिकॉज ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, बिकॉज ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन देम, ठीक है। अब देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए सिर्फ आपका यहाँ पे NS1 इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। जितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जितनी कम मेटेलिक बॉन्डिंग उतना कम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है इन द मेटेलिक बॉन्डिंग, जबकि हम देखते हैं इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वहाँ पे क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द मेटेलिक बॉन्डिंग। इसलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको याद रखनी है, ऐसे एज इट इज़ पूछी जाती है। इसमें डाउन द ग्रुप हम देख रहे हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है ग्रुप 1 एलिमेंट्स में। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस में होता है, आपके लिथियम में होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसके सॉल्ट्स आपके हाइड्रेटेड रहते हैं, LiCl.2H2, ठीक है। इस फॉर्म में इसके हैलाइड जो रहते हैं ये इस फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे 2 वाटर आ गए क्रिस्टलाइजेशन के। अच्छा, अब हम बात करेंगे आयोनिक मोबिलिटी के ऑर्डर की। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होता है ना, उतना ज़्यादा साइज़ हो जाता है हाइड्रेटेड आयन का, जिसके कारण लेस मोबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप बाहर इतना याद रख लीजिए कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन उतनी कम मोबिलिटी, ठीक है। तो लिथियम पॉजिटिव की एक्वा सॉल्यूशन में सबसे कम मोबिलिटी होगी और सीजियम पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1। अगर हम डेंसिटी ऑर्डर की बात कर लें ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, तो ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल होती है और ये पूछी जाती है। वैसे तो क्या होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जा रहे थे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है। पर क्या हुआ कि यहाँ पे आपको
सिचुएशन थोड़ी अलग नज़र आई। वैसे तो पोटेशियम की जो डेंसिटी थी वो सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सोडियम की जो आपकी डेंसिटी है वो पोटेशियम से ज़्यादा है, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि डेंसिटी ऑफ द अल्कली मेटल इज़ लो। क्यों कम होती है? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइजेस। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं ना डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या है, अगर जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा उतना ज़्यादा डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जब इनको हम लोग फ्लेम के एक्सपोजर में रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के एक्सपोजर में जब हम अल्कली मेटल को रखते हैं तो क्या होता है कि वो अलग अलग कलर देते हैं। तो ये कलर आपको याद रखने कि जो सोडियम रहता है वो गोल्डन येलो फ्लेम देता है, जो लिथियम होता है वो क्रिम्सन रेड फ्लेम देता है, जो आपका पोटेशियम रहता है वो वायलेट फ्लेम देता है, जो रुबिडियम है वो रेड फ्लेम आपको रेड वायलेट फ्लेम देती है, और जो आपका सीजियम है वो आपका ब्लू फ्लेम देता है। ठीक है, अच्छा, सीजियम एंड पोटेशियम व्हेन इरेडिएटेड विथ लाइट दे लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड हैंस यूज एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो क्या होता है, जो सीजियम और पोटेशियम रहता है जब इसको हम लोग लाइट से एक्सपोज कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एज अ इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो हम लोग जितने भी मेटल्स रहते हैं जब इनको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखते हैं तो कलर क्यों इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को। ठीक है, दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। When the excited electron returns to the ground state, the emission of radiation in the visible spectrum occurs. Hence, alkali metal can be detected by flame photometry and absorption spectroscopy. आपको क्या याद रखना है कि जब हम कभी भी मेटल्स को फ्लेम के प्रेजेंस में रखते हैं तो हीट देने के कारण जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स में वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं दोबारा से लोअर एनर्जी लेवल में तो क्या होता है, वो रेडिएशन इमिट करते हैं जिसके कारण हमको कलर देखने को मिलते हैं। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये आपका पहला शेल है, ये आपका दूसरा शेल है, ये आपका तीसरा शेल है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी तो ये लोअर शेल से हायर शेल में चला गया इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन था एक, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा, और जब ये वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या होगा, रेडिएशन एमिट कर देता है। तो ये रेडिएशन एमिट होने के कारण क्या होता है, हमको कलर देखने को मिलते हैं अगर ये रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम में तब। ठीक है, बाकी तो हमको नज़र आने वाली नहीं है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कली मेटल। पढ़ने वाले हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कली मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, जो रिएक्टिविटी रहती है वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, तो लिथियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नॉर्मल ऑक्साइड अपना बना लेता है। नॉर्मल ऑक्साइड आयन कैसा होता है, ऐसा देखने को होता है। अच्छा, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Na2O2 बनाता है विच इज़ अ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड आयन कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, बाकी जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो MO2 बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड ये होता है। ठीक है, अच्छा, अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स ओनली लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन। ये आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड Li3n। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल विथ एयर एंड वाटर दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये आपको याद रखना है
क्योंकि जो अल्कली मेटल रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनको जो है एयर और वाटर में ना रख के उनको हमको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। अच्छा, अल्कली मेटल प्लस ड्राई एयर जब आप करेंगे तो आपको ऑक्साइड्स मिल जाएंगी, और उन ऑक्साइड्स में अगर आप मॉइस्चर ऐड कर देते हैं तो आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नोट पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितनी भी आपकी जो एक्सेप्शनल क्वालिटी होती है, एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ लिथियम आर ड्यू टू 2 फैक्टर्स। 2 कारण से आपके लिथियम जो रहता है वो एक्सेप्शनल क्वालिटी शो करता है। पहला तो उसका स्मॉल साइज़, दूसरा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसके छोटे साइज़ के कारण और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण वो आपको एक्सेप्शनल क्वालिटी शो करता है। अच्छा, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है इन 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण। क्या होता है, स्मॉल साइज़ और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होने के कारण जो लिथियम रहता है उनमें उसमें हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। हाईएस्ट नेगेटिव मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि जो लिथियम है ना वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता, खुद होना चाहता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो क्या करेगा, जो दूसरा एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा उसको कर देगा ये रिड्यूस। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, तो मेटल M जो ग्रुप 1 एलिमेंट है वाटर के साथ रिएक्ट करके MOH, ठीक है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अच्छा, और ये ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ MOH, ठीक है, ये रहता है। हम लोग देख रहे हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तीनों का एक ही ऑर्डर रहता है। अच्छा, ऑल्दो लिथियम हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट reaction with water is less vigorous than sodium, which has the least negative electrode potential among the alkali metals। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो लिथियम रहता है उसमें हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो होता है, पर इसकी जो रिएक्शन होती है पानी के साथ वो लेस विग्रस होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम पानी के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है, पर सोडियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो लीस्ट नेगेटिव होता है अमंग द अल्कली मेटल। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, पहला तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो जाएगा, अल्कली मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर्स लाइक NH3, अल्कोहल्स एंड अल्काइंस। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं, जैसे कि NH3, अल्कोहल्स एंड अल्काइंस। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी विथ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विथ डाइहाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, जो आपका अल्कली मेटल होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक मेटल हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है जो LiH है, हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर जो लिथियम के कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, पर आपको क्या याद रखना है कि जो लिथियम हाइड्राइड होता है वो भी आपका आयोनिक ही होता है। ठीक है, अच्छा, फॉर अदर अल्कली मेटल्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 673 केल्विन, बट फॉर लिथियम द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1073 केल्विन। मतलब क्या हुआ कि जो डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन है मेटल अल्कली मेटल्स के साथ वो यूजुअली 673 केल्विन पे हो जाती है, पर लिथियम एक एक्सेप्शन है। लिथियम के लिए आपको 1073 केल्विन आपको देना पड़ेगा, मतलब हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है डाइहाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्कली मेटल्स रहते हैं ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं विथ हैलोजेंस टू फॉर्म आयोनिक मेटल हैलाइड्स। ओनली लिथियम फॉर्म्स कोवैलेंट हैलाइड्स ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। अच्छा, लिथियम आयोडाइड क्या है, ये मोस्ट कोवलेंट अमंग द लिथियम हैलाइड्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फजांस रूल से इसको पता करते हैं कि कैसे मोस्ट कोवलेंट होता है। तो फजांस रूल तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर आएगा उसमें आपको हम अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो
जो रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। और लिथियम के केस में क्या होता है, हमको कोवलेंट हैलाइड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये जो मेटल एम है, जो भी ग्रुप 1 मेटल है, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक मेटल हैलाइड बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन और बहुत बार पूछी गई है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो अल्कली मेटल्स रहते हैं ये क्या करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपको एक ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है मेटल का अमोनिया के साथ, और ये आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है, आपको ब्लू कलर दिखता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एंड कंडक्टिंग इन नेचर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सॉल्यूशन होता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। आपको सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग नेचर का होता है। अच्छा, द ब्लू सॉल्यूशन बिकम्स फेड इफ़ इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। जो ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का वो फेड होने लगता है इफ़ इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अच्छा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड हैज़ टेकन प्लेस। क्या होता है, मेटल अमाइड बनता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि जब आपने स्टैंडिंग पे रखा था ब्लू सॉल्यूशन को, ठीक है, तो जब ब्लू सॉल्यूशन को आपने स्टैंडिंग पे रखा, ऐसा छेड़ा छेड़ा नहीं, उसको ऐसे ही रख दिया, तो क्या हुआ, मेटल अमाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिख रखी है आपकी कि जो अल्कली मेटल है जैसे कि सोडियम, ये जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, सोडा अमाइड बना ले रहा है, अमाइड बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जब लिथियम जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो आपका इमाइड बनता है। ठीक है, इमाइड बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखना है वाला। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन द सॉल्यूशन इट्स कलर कन्वर्ट्स टू ब्रॉन्ज। ठीक है, अब अगर यही आपने अमोनिया वाले सॉल्यूशन में मेटल की कंसंट्रेशन को आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो डायामैग्नेटिक बन जाएगा, मतलब उस सॉल्यूशन में अब क्या होगा, आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, तो ये आपको ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर आपको याद रखना है, मैंने लिखा हुआ है। इसमें ये देखना है कि लिथियम जो है सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है और जो सोडियम है वो लीस्ट रिड्यूसिंग होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने से रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम हो रही है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना आसान हो जा रहा है मेटल के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पर इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, आपका स्मॉल साइज़ है और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है। दोनों फैक्टर्स के कारण क्या हो जाता है, आपका लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम, मतलब इससे जो रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड उसको रिड्यूस कर देगा लिथियम, और लिथियम जो है खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर। तो एक्सेस ऑफ एयर, अब मतलब आपने ऑक्सीजन अनलिमिटेड सप्लाई कर दी है, तो क्या होगा, जो लिथियम रहेगा वो आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है मेनली। ठीक है, और जो आपका परऑक्साइड बनाता है स्मॉल अमाउंट में बनता है। अच्छा, सोडियम की अगर हम लोग बात कर लें तो सोडियम क्या है, परऑक्साइड बनाता है मेनली। ठीक है, परऑक्साइड बनाता है मेनली, और जो सुपर ऑक्साइड बनाता है ये स्मॉल अमाउंट में बनता है। और जो बाकी सारे जो रहते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या होते हैं, सिर्फ सुपर ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। ठीक है, अच्छा,
एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है एज द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द लार्ज एनायंस बाय लार्ज कैटायंस थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कि जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है एज द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कि द स्टेबिलिटी ऑफ द परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेज एज साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायंस बाय लार्ज कैटायंस थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। ठीक है, जो बड़े कैटायंस होते हैं वो बड़े एनायंस को आसानी से स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो छोटे कैटायंस होते हैं वो छोटे एनायंस को आसानी से स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे परऑक्साइड आयन है और जो सुपर ऑक्साइड आयन है ये बड़े आयन्स हैं, और जब आप ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे साइज ऑफ द अल्कली मेटल वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो जो कैटायन बनाएगा उसका साइज़ भी बड़ा होता चला जाएगा डाउन द ग्रुप, एंड आयनिक साइज भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्डिंग कर सकते हैं और हाई लैटिस एनर्जी वाला कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ द परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेज एज साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज कैटायन थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है इस चीज़ को कि जब ये जो ऑक्साइड रहती है नॉर्मल ऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सिर्फ आपका हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जब नॉर्मल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सिर्फ आपका हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब पर ऑक्साइड जो रहती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। तो ये आपको याद रखना है। और जब सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ये मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, साथ में आपका ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो तीनों रिएक्शन अलग अलग हैं, आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एनसीईआरटी का ये एक आपका क्वेश्चन है, वाई सुपर ऑक्साइड आर पैरामैग्नेटिक, क्यों होते हैं? इट इज़ ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग 2 पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको याद रखना है कि ऑक्साइड और परऑक्साइड जो रहते हैं ये कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर। तो प्योर फॉर्म में ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड कलरलेस होते हैं, और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, सेकेंड हम देखते हैं हैलाइड्स के बारे में। तो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट विद हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब HX के फॉर्म वाले, HCl, HBr वगैरह। ठीक है, तो हैलाइड कैसे बनते हैं? कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, जैसे कोई भी अल्कली मेटल ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट है, ये जब आपका हाइड्रोहेलिक एसिड या HX के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है आपका हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, अब आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं लिथियम टू सीजियम, लिथियम टू सीजियम, तो क्या हो रहा है, ये जो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ फ्लोराइड्स बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, कम नेगेटिव होता जाता है, एंड डेल्टा HF ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स बिकम मोर नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है फ्लोराइड्स के लिए वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो कम नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन है आपके क्लोराइड के लिए, ब्रोमाइड के लिए, आयोडाइड के लिए, ये ज़्यादा नेगेटिव होता रहता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो आपको एकदम याद रखना है। अच्छा, फॉर अ गिवन मेटल डेल्टा HF मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस नेगेटिव
फ्रॉम फ्लोराइड्स टू आयोडाइड। तो ये आपको डेल्टा एच एफ का ऑर्डर मैंने लिख दिया है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आयोडाइड का जो है डेल्टा एच एफ सबसे ज़्यादा होता है, या कह लो लीस्ट नेगेटिव होता है। और जो एम एफ रहता है, मतलब जो मेटल फ्लोराइड है, उसका डेल्टा एच एफ जो रहता है वो आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसके सबके लीस्ट वैल्यू लिखी हुई है ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसा याद रखना है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलोज द ट्रेंड। क्या होता है भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, कि फ्लोराइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोराइड्स का होता है, फिर ब्रोमाइड्स का होता है, और फिर आयोडाइड्स का होता है। इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि जो आपका लिथियम फ्लोराइड है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर लिथियम क्लोराइड का होता है, फिर लिथियम ब्रोमाइड का होता है, फिर लिथियम आयोडाइड का होता है। तो आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात, ऑल अल्कली मेटल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, आपका एक्सेप्शन है ये। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज़ ड्यू टू द हाई लैटिस एंथैल्पी। जो लिथियम फ्लोराइड रहती है ना, उसमें हाई लैटिस एंथैल्पी होती है, इसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड। जो सीजियम आयोडाइड रहता है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। क्यों? ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ टू आयंस, CS पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। मतलब CS पॉजिटिव एंड I नेगेटिव में क्या होता है, बहुत छोटी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इसके कारण। तो ये दोनों के अलग अलग कारण हैं जिसके कारण ये पानी में उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो रीजंस आपको याद रखने कि जो लिथियम फ्लोराइड है वो क्यों कम सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि उसमें हाई लैटिस एंथैल्पी है, ठीक है। और सीजियम आयोडाइड क्यों कम सॉल्युबल है पानी में, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी छोटी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी ना, तो वो लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जब तक हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता है। इसलिए सीजियम आयोडाइड जो रहता है वो पानी में उतना सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये लिथियम हैलाइड। तो लिथियम हैलाइड के बारे में हमने पहले ही बात की थी, ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। जैसे कि आपका एसीटोन, इथेनॉल, इथाइल एसीटेट, आपकी पिरिडीन, ठीक है। तो ये मतलब ये सब में सॉल्युबल होता है आपका लिथियम है का हैलाइड, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड दिखते कैसे हैं? ऑक्सो एसिड, इसमें क्या होता है आपका, एक तो ऑक्सो ग्रुप होता है, ये मैंने दिखाया हुआ है, डबल बॉन्ड ओ वाला, इसको हम बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। और आपका एक एसिडिक प्रोटॉन होता है, ये मैंने किया हुआ है सर्कल, ठीक है। ये आपका एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। और ये कोई भी एटम हो सकता है। तो ये मतलब आपको जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अच्छा, अल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट्स विथ ऑक्सो एसिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल, ठीक है। तो जो अल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट्स विथ ऑक्सो एसिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर थर्मली स्टेबल। तो अल्कली मेटल क्या करते हैं, कोई भी ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके क्या करते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड जो है पानी में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, ऑल अल्कली मेटल फॉर्म कार्बोनेट्स ऑफ टाइप M2CO3, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जितने कार्बोनेट रहते हैं वो स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हीट। मतलब कोई भी अगर अल्कली मेटल कार्बोनेट है, उसको हीट करने से वो डिकम्पोज नहीं होता है इनटू द मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पर इसका एक एक्सेप्शन है लिथियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर देते हैं तो वो आपका लिथियम ऑक्साइड और CO2 बना देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट एक्सेप्ट फॉर लिथियम कार्बोनेट। जो लिथियम कार्बोनेट जो रहता है ये थर्मली स्टेबल नहीं होता है, इसको हीट करेंगे आप तो आपका लिथियम ऑक्साइड और CO2 बन जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम देख रहे हैं डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बायकार्बोनेट्स। तो बायकार्बोनेट का आपका ये वाला ऑर्डर है, ठीक है।
ये ऑर्डर है। अच्छा, तो ये जो आपका लिथियम बाइकार्बोनेट है, ये इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो आपको याद रखना है लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता है एज सॉलिड। और दोनों की हम देख रहे हैं कि कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एनामेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। लिथियम की एनामेलस प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या होता है, लिथियम इज़ मच हार्डर। लिथियम जो रहता है वो बहुत हार्ड होता है। लिथियम जो रहता है वो बहुत हार्ड होता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, इट इज़ हायर देन अदर अल्कली मेटल्स। मतलब जो लिथियम की जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, लिथियम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लिथियम पूरे अल्कली मेटल में लीस्ट रिएक्टिव है, पर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, LiCl इज़ डेलिक्वेसेंट, ठीक है। डेलिक्वेसेंट का क्या मतलब हुआ कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए क्या होता है, LiCl जो है आपको इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नज़र आएंगे, 2H2, LiCl.2H2। तो हाइड्रेट के फॉर्म में LiCl एग्जिस्ट करता है, और अदर अल्कली मेटल क्लोराइड्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो वो हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। अच्छा, जो लिथियम होता है अनलाइक अदर अल्कली मेटल डज नॉट फॉर्म इथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, ठीक है। इथाइन के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, ठीक है। लिथियम जो है बाकी अल्कली मेटल्स की तरह इथाइन के से रिएक्शन नहीं शो करता है। अच्छा, LiNO3, इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको लिथियम ऑक्साइड मिल जाएगा, आपको NO2 मिल जाएगा और आपको O2 मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने कोई अदर अल्कली मेटल का नाइट्राइड लिया, यहाँ पे आपने लिथियम नहीं लिया, कोई दूसरा वाला लिया, ठीक है, जैसे सोडियम ले लिया आपने, सीजियम ले लिया, रुबिडियम ले लिया, इसको अगर आप हीट करेंगे तो आपको MnO2 मिलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर कंपेरेटिवली मच लेस सॉल्यूबल इन वाटर, मच लेस सॉल्यूबल इन वाटर देन अदर अल्कली मेटल्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लिथियम फ्लोराइड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो लिथियम ऑक्साइड भी रहता है ये पानी में उतना ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होता है, पर बाकी अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स या फिर फ्लोराइड्स जो रहते हैं वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या क्या पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी है, तो बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। तो लिथियम जो रहता है वो बाकी ग्रुप 1 एलिमेंट से ज़्यादा हार्ड है और लाइट है, और जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप 2 एलिमेंट से ज़्यादा हार्ड है और लाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सॉल्यूबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये आपको याद रखना है क्या, कि लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, बहुत रिएक्टिव नहीं होते पानी की तरफ, और जो उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो उतने ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में। और अगर हम बात कर लें लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो उनको जब आप हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज कर जाएंगे। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद द डाइनाइट्रोजन, ठीक है। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिथियम नाइट्राइड हो गया और आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया। अच्छा, बोथ लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये आपको क्या याद रखना है, ये जो लिथियम और मैग्नीशियम जो रहते हैं ये क्या रहता है, कभी भी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जो लिथियम और मैग्नीशियम रहता है वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ईजिली टू फॉर्म CO2 एंड ऑक्साइड्स। तो ये आपको याद रखना है
कि जो आपका MgCO3 है इसको अगर आप हीट कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा MgO/CO2, और लिथियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर देंगे तो अभी आपका ऑक्साइड और CO2 तो सिमिलर तरीके से डिकम्पोज भी कर रहे हैं। अच्छा, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो रहते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको यहीं पे मैं बता दूं कि कोई भी जो आपका ग्रुप 2 कार्बोनेट होता है ना, वो थर्मली स्टेबल नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखनी। सारे के सारे ग्रुप 2 कार्बोनेट जो होते हैं, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी कार्बोनेट बनाते हैं, वो हीट करने से डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है कि नो ग्रुप 2 कार्बोनेट इज़ थर्मोस्टेबल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। बट ग्रुप 1 कार्बोनेट एक्सेप्ट फॉर लिथियम को छोड़ के बाकी जो ग्रुप 1 कार्बोनेट रहते हैं वो स्टेबल टुवर्ड्स हीट रहते हैं, उनको हीट करने से डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है। अच्छा, आपका लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है, ये इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत कोवलेंट नेचर आता है इनमें। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इथेनॉल, तो उसमें सॉल्युबल होंगे। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्वेसेंट। मतलब क्या हुआ कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फॉर्म हाइड्रेट्स, जैसे कि LiCl.2H2 और MgCl2.8H2। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स के, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका दूसरा नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na2CO3.10H2। तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वॉशिंग सोडा में, आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, मतलब सोडियम कार्बोनेट बनाने की अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो उसमें क्या होता है, NaCl प्लस CaCO3 Na2CO3 प्लस CaCl। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है। अब प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट की, प्रिपरेशन हम करते हैं बाय सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, वी टेक द एडवांटेज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaSCO3। ठीक है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, इसकी लो सॉल्युबिलिटी का हम लोग इसमें एडवांटेज लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें पहला स्टेप क्या है कि जो अमोनिया है ये वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करके आपका अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है। अमोनियम कार्बोनेट को आप जब फर्दर वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको NaSCO3 ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है और आपका NH4Cl बन जाता है। अब ये जो आपका NaSCO3 बना है इसको हीट करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है। तो ये आपके पास कंपाउंड आ गया आपका Na2CO3। आपने सोडियम कार्बोनेट बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पोटेशियम कार्बोनेट आप इस प्रोसेस से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट रहता है ये सॉल्युबल हो जाता है और इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा कभी भी। ठीक है। तो इसको NaCl से या KCl से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो उसकी प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसलिए जो है आप ऐसे यहाँ पे K2CO3 नहीं बना सकते। अच्छा, इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमोनिया हमने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया है इसको हम लोग रिकवर कैसे करते हैं। तो रिकवरी ऑफ अमोनिया, इसमें क्या हुआ है, जो NH4Cl बना था आपका थर्ड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो NH4Cl बना था अपना, तो NH4Cl को हमने स्लैग लाइम के साथ रिएक्ट करता दिया। ठीक है। CaOH2, तो आपके पास अमोनिया आ गया, CaCl2 आ गया और H2O आ गया। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है। तो ये एक आपका क्या है, एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट। ठीक है। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे है आपके पास। ठीक है। अच्छा, इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन H2O। तो H2O में रेडिली सॉल्युबल होता है, घुल जाता है आसानी से। अच्छा, इसको अगर आप हीट कर देंगे एट 375 केल्विन
तो क्या होगा आपके 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाएंगे और आपके पास आ जाएगा Na2CO3.H2O, एक ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचेगा। ठीक है। अच्छा, पर अगर आपने 375 केल्विन होना चाहिए यहाँ पे, 375 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया यहाँ पे आपने, तो क्या होगा, ये एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट्स हाइड्रोलाइज टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये CO3 2 नेगेटिव है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बाई कार्बोनेट आयन बन गया और आपका OH नेगेटिव बन गया। तो ये OH नेगेटिव आयन के कारण क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो आपका होता है। तो आपका जो क्रूड सोडियम क्लोराइड रहता है, इट इज़ जनरली ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl को जब आप पानी में मिला देंगे तो आपका ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा, और वो थोड़ा क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, तो जो क्रूड NaCl में जो आपको इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती है वो क्या होती है, Na2SO4, CaSO4, CaCl2 और MgCl2। ठीक है, पर MgSO4 नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना। अच्छा, इसमें जो MgCl2 रहता है ना, ये डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो क्रूड NaCl है अगर मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया जाए ना तो वो क्या हो जाता है, मतलब जो अगर आपके एटमॉस्फेयर में अगर H2O प्रेजेंट है तो क्या करेगा, जो क्रूड NaCl है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये MgCl2 इम्प्योरिटी के कारण। ठीक है, और वो मॉइस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि हमको प्योर NaCl अगर ऑब्टेन करना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि जो क्रूड NaCl है इज़ डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इज़ फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रूड NaCl को थोड़े से पानी में मिला के इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, फ़िल्टर करने से क्या हो जाएगा, आपका इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। अच्छा, तो सॉल्यूशन इज़ देन सैचुरेटेड विथ HCl गैस। अब हम सॉल्यूशन से HCl गैस पास कराएंगे तो क्या होगा, प्योर NaCl क्रिस्टल जो है आपके सेपरेट हो जाएंगे और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो क्या रहेगी, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगी। जैसे कि आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो क्लोराइड हैं, इसके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं NaCl के कंपैरिजन में, इसलिए ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं ऑन पासिंग HCl। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सॉल्यूशन को सैचुरेट कर दिया है, उसमें हमने HCl गैस पास करा दी है। HCl गैस पास कराने से आपके NaCl के क्रिस्टल जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि वो कम सॉल्युबल होते हैं, और क्योंकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जो रहते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो HCl के पास कराने से वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते हैं और वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। ठीक है, एज इट इज़। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि NaCl को जब हम पानी में मिलाते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो इंक्रीज़ नहीं करती है ज़्यादा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, वैसे क्या सॉल्युबिलिटी होती है NaCl की, इट इज़ 36 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। ठीक है, ये आपकी सॉल्युबिलिटी आपको याद रखना पड़ेगा, 36 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। अच्छा, सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 1081 केल्विन। जो सोडियम क्लोराइड रहता है वो 1081 केल्विन पे मेल्ट कर जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, NaOH। ठीक है, तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हमने बात कर ली, क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो इसके हम जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इन कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, तो कास्टनर केल्नर सेल में जब इसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो उसमें कैसे कराएंगे हम लोग,
यहाँ पे हमने जो कैथोड लिया है, कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है मर्क्यूरी का, और जो एनोड लिया है ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है कार्बन का। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है कि जो सोडियम पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके, यहाँ पे क्या है, हमने मर्क्यूरी भी लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपका सोडियम एमेलगम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका सोडियम एमेलगम बन गया और ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा इस साइड ऑफ रिएक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव जो सम टोटल ऑफ द चार्ज है वो न्यूट्रल है ऑन द रिएक्टेंट साइड, और अगर हम प्रोडक्ट साइड्स में देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा एनोड पे क्या हो रहा है, अब एनोड पे Cl नेगेटिव है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, Cl2 गैस मिल जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको कंपाउंड मिला है, एमेलगम जो मिला है, इसको हम लोग वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमको NaOH मिल जाता है, हमको मर्क्यूरी मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सेल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हमने एनोड लिया है जो कि कार्बन का बना हुआ है, कैथोड लिया है जो कि आपका मर्क्यूरी का बना हुआ है, और जो आपका सॉल्यूशन है वो NaCl एक्वस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, पहली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Na2CO3 और H2O। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है NaOH का वो क्या होता है, 591 केल्विन। ठीक है, 591 केल्विन होता है। अच्छा, क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर डिलिक्विसेंट। ठीक है, ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो NaOH रहता है वो क्या करता है, NaOH मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अच्छा NaOH डिजॉल्व इन वाटर टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन, ये आपको याद है। अब हम दूसरे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaSCO3। ठीक है, तो क्या होता है आपका NaSCO3 को अगर आप हीट कर दें तो आपका Na2CO3 बन जाएगा, CO2 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो CO2 रहता है क्या होता है, इट मेक्स होल्स इन केक एंड पेस्ट्री। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, वो लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है आपका केक और पेस्ट्री। ठीक है, तो ये रिएक्शन दी है जब हम लोग मतलब NaSCO3 जब हम खाने में डालते हैं तो उस खाने को अगर आप हीट कर देंगे तो क्या होगा, आपका Na2CO3 बन जाएगा, आपका CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ये जो CO2 बना है ना, इसके कारण क्या हो जाता है, केक या पेस्ट्री में होल बन जाते हैं। ठीक है, और उसके कारण जो केक या पेस्ट्री रहता है ये लाइट हो जाता है और वो फ्लफ़ी हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब जब सॉल्यूशन होता है आपका Na2CO3 का इज सैचुरेटेड विथ CO2, NaSCO3 इज फॉर्म। ये भी आपको याद रखना है, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा Na2CO3 जब रहता है, अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो NaSCO3 बना रहा है। ठीक है, तो NaSCO3 क्या है, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन है। ठीक है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो बायोलॉजिकल रोल क्या होता है आपका सोडियम और पोटेशियम का। पहला अगर हम बात कर लें सोडियम के बारे में, तो सोडियम का क्या है भाई, इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल। सोडियम इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल, दैट इज़ इन ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट सराउंड्स द सेल्स। मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट होता है आपका सोडियम, इतना याद रखना है, सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, और सोडियम आपके ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये भी आपको याद रखना है कि जो सोडियम रहता है ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट शुगर्स होते हैं एंड अमाइनो एसिड इनटू द सेल। हाँ, तो ये क्या होता है कि जो सोडियम रहता है ये शुगर और अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है इनटू द सेल। मतलब अगर आपको सेल के अंदर में शुगर या अमाइनो एसिड पहुंचाना है तो उसमें सोडियम आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सोडियम एंड पोटेशियम डिफर क्वांटिटेटिवली in their ability to penetrate the cell membranes and in their transport mechanism.
एंड एफिशिएंसी टू एक्टिवेट एंजाइम्स। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम एंड पोटेशियम डिफर क्वांटिटेटिवली इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन्स, इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड एफिशिएंसी टू एक्टिवेट एंजाइम्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम पोटेशियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पोटेशियम में आपको क्या याद रखना है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कैटायन इन द सेल फ्लूइड्स, ठीक है। मतलब सेल के अंदर सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम के एक्टिवेशन में भी आपका पोटेशियम हेल्प करता है। अच्छा, इट पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, ठीक है। पोटेशियम क्या करता है, इट पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स रहती हैं उसके ट्रांसमिशन में भी आपको पोटेशियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब कॉन्सेंट्रेशन कुछ मैंने लिख रखी है, वो आपको याद रखना है। अब ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है वो सेल के अंदर का पार्ट है, RBC के अंदर का पार्ट है। और जो ब्लू कलर से मैंने डॉटेड से दिखाया है, ये क्या है, ये सेल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, या फिर कह लो प्लाज्मा है, ठीक है। हम लोग RBC की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो ब्लू कलर से इंडिकेटेड है, ये प्लाज्मा है, और जो रेड कलर से इंडिकेटेड है वो RBC के अंदर का आपको मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन रहती है प्लाज्मा में, वो कितनी होती है, 143 मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन रहती है प्लाज्मा में वो क्या रहती है, 143 मिलीमोल्स पर लीटर। और जो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन रहती है इन द प्लाज्मा, वो क्या रहती है, 5 मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। अच्छा, जो RBC के अंदर में जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 10 मिलीमोल्स पर लीटर। और जो पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है RBC के अंदर में वो क्या है, 105 मिलीमोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा में या सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पोटेशियम की कम है। और अगर हम RBC के अंदर मतलब सेल के अंदर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोडियम की कंसंट्रेशन कम, ठीक है। अच्छा, जो सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन which consumes about one third ATP of the resting animal and about 50 kg per 24 hour of the resting human, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जब ऑपरेट करता है तो ये करीब 1/3 ATP ऑफ द रेस्टिंग एनिमल ये यूटिलाइज कर लेता है। या कह लो कि 15 kg का बायोमास पर 24 आवर, 15 kg का बायोमास पर 24 आवर ऑफ द रेस्टिंग ह्यूमन ये कंज्यूम कर लेते हैं, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2, ठीक है। तो 1s2 क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की ऐसी होती है। अच्छा, एटॉमिक या फिर आयनिक साइजेस क्या रहते हैं, स्मॉलर होते हैं देन अल्कली मेटल होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी। smaller than alkali metals due to increase in nuclear charge, ठीक है। तो जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल रहता है, इनका जो साइज़ रहता है वो अल्कली मेटल से छोटा रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखने वाले हैं, जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम,
ठीक है। अच्छा, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका एटॉमिक क्या आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसके कारण क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है ऑफ ग्रुप 2 इज़ मोर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है आपका, अगर हम देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, इट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम। ठीक है, दोनों ही पीरियड 2 के मेंबर्स हैं। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी कैसे करके करना है आपको, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज़ मोर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज़ हो जाता है और साइज़ जो है आपका छोटा हो जाता है अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज़ कर रही है। तो आपका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज़ लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल आयंस। ठीक है, द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ द अल्कली मेटल्स। जैसे कि हम कुछ हाइड्रेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे MgCl2.8H2 और CaCl2.6H2। जबकि हम ग्रुप 1 में देख रहे थे तो सिर्फ LiCl ही हाइड्रेटेड था, LiCl.2H2 था उधर पे। ठीक है, मतलब जो हाइड्रेशन होता है ना वो आपका ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फ्लेम टेस्ट के बारे में। फ्लेम टेस्ट, तो इसमें जो कैल्शियम रहता है ये क्या करता है, आपको ब्रिक रेड फ्लेम देता है, आपको ब्रिक रेड फ्लेम देता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्शियम रहता है वो क्या होता है, आपको क्रिम्सन रेड फ्लेम देता है, आपको क्रिम्सन रेड फ्लेम देता है। और जो बेरियम रहता है आपको एप्पल ग्रीन फ्लेम देता है। ठीक है, एप्पल ग्रीन फ्लेम देगा। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंड टू गेट एक्साइटेड बाय फ्लेम, हैंस दे डोंट गिव कलर टू द फ्लेम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम में वो क्या होता है, वो आसानी से एक्साइट नहीं हो सकते। मतलब जो फ्लेम जो है ना उसको उतनी एनर्जी नहीं दे पाता इलेक्ट्रॉन को कि वो हायर एनर्जी लेवल में जा सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में आपको कलर देखने को नहीं मिलते, वो लोग फ्लेम टेस्ट नहीं देते। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज़ मोर देन अल्कली मेटल ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस। ये भी आपको याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज द रिएक्टिविटी इंक्रीज। हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज़ कर देता है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की जो टेंडेंसी रहती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये काइनेटिकली इनर्ट रहते हैं टुवर्ड्स वाटर एंड ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। ठीक है, तो जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम रहते हैं काइनेटिकली इनर्ट रहते हैं टुवर्ड्स वाटर एंड ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। तो मान लीजिए बीच में बेरिलियम रखा हुआ है तो बेरिलियम के ऊपर एक बेरिलियम ऑक्साइड की एक फिल्म आ जाती है। ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन फिर बेरिलियम की नहीं हो पाती आपके ऑक्सीजन के साथ। उसी टाइप से मैग्नीशियम का केस है, मैग्नीशियम के ऊपर MgO का आपका फिल्म आ जाता है, इसके कारण फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। ठीक है, पर पाउडर्ड Be जो रहता है, मतलब पाउडर्ड बेरिलियम जो रहता है, इट बर्न्स इन एयर टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड Be3N2। ये आपको याद रखना है, बेरिलियम नाइट्राइड। और मैग्नीशियम बर्न्स विद डैजलिंग फ्लेम इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड
Mg3N2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, ठीक है। तो सारे के सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स बेसिकली आप देख सकते हैं नाइट्राइड्स तो बना ही रहा है, पर ग्रुप 1 एलिमेंट में सिर्फ लिथियम जो था वो नाइट्राइड बना रहा था। अच्छा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो हैलोजेंस की तरफ रिएक्टिविटी के समय आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ग्रुप 2 एलिमेंट है ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, MX2। ये हैलाइड, इस टाइप का हैलाइड बनता है। यहाँ पे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि NH4 2BeF4, इसकी अगर आप थर्मल डीकम्पोजिशन करा देते हैं या फिर इसको हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, BeF2 बन जाता है और NH4F, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर BeF2, ठीक है। बेरिलियम फ्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। अच्छा, बेरिलियम ऑक्साइड जो रहता है ये कार्बन और Cl2 के साथ रिएक्ट करके BeCl2 बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो BeCl2 जो रहता है ये LiAlH4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, BeH2, LiCl और AlCl, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन एज बेरिलियम डज नॉट डायरेक्टली कंबाइन विथ H2 अपॉन हीटिंग। तो ये आपको बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ हम पॉइंट देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। एसिड के साथ ग्रुप 2 एलिमेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी ग्रुप 2 मेटल है ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका MCl2 बना ले रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर दे रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हो गई। तो ये कॉमन रिएक्शन है, कोई भी मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है वो आपका हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ करता ही करता है। अच्छा, अब ये याद रखना है आपको, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने से रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, बेरिलियम में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ क्यों आई है, इट इज़ ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be2 पॉजिटिव आयन एंड लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेरिलियम में क्या होता है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है Be2 पॉजिटिव आयन की और हाई वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि जो रिड्यूसिंग नेचर रहता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का वो कम होता है इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल। अच्छा, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनमें हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, इसलिए वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपको क्या याद रखना है, उसमें हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, क्योंकि इनके जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है बहुत कम होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद रिड्यूस नहीं होते, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो कंपाउंड इनके साथ रिएक्ट करते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं इनके सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। तो क्या होता है, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस तरह का मेटल का आपका अमोनिया के साथ, और आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कारण ब्लू कलर आ जाता है सॉल्यूशन में, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ब्लू कलर आ जाता है सॉल्यूशन में। अच्छा, फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस अमोनिएट्स MnH3 पॉजिटिव कैन बी रिकवर्ड। तो आपको याद रखना है ये जो सॉल्यूशन होता है मेटल का लिक्विड अमोनिया के साथ, तो इसमें जो है MnH3 जो रहता है ये रिकवर किया जा सकता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक of compounds of alkaline earth metals +2 oxidation state. Oxides and other compounds formed by beryllium and magnesium are those formed by heavier and large size members calcium, strontium and barium, ठीक है। तो जो ऑक्साइड होते हैं और अदर कंपाउंड होते हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय बेरिलियम एंड मैग्नीशियम
देन दोज फाउंड बाय द हैवियर एंड लार्ज साइज मेंबर्स आर मोर कोवलेंट। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं लोग कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड या फिर बाकी कंपाउंड बनाते हैं वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड फाउंड बाय कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपाउंड्स फाउंड बाय ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर लेस आयनिक एज़ कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 एलिमेंट कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड बनाते हैं आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स वो जो है कम आयनिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड फॉर्म बाय ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करते हैं, एमओ टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको क्या याद रखना है, जो BeO रहता है, BeO इसका क्या होता है, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कोवलेंट नेचर का होता है। ठीक है, जो BeO रहता है उसका रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है और कोवलेंट नेचर का होता है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑक्साइड आर क्वाइट हाई and consequently they are very stable to heat. Except BeO, all other group 2 MO are ionic। मतलब आपको क्या याद रखना है कि बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सारे जो ग्रुप 2 के मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो रहती है इन ऑक्साइड्स की क्या वो ज़्यादा बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स रहते हैं अगर आप इनको हीट कर दोगे तो वो डिकम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, वो कंपाउंड डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑक्साइड आर क्वाइट हाई। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ये बहुत स्टेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स हीट। मतलब अगर आप इनको हीट कर दोगे तो ये कंपाउंड टूटेंगे नहीं फर्दर। एक्सेप्ट BeO को छोड़ के जो बाकी सारे ग्रुप 2 के जो मेटल ऑक्साइड हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड रहता है ये एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड रहता है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और बाकी सारे जो ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ जो है आपका एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अच्छा, और जो ग्रुप 2 के जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्पैरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये बेसिक हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होगा आपका पानी में। ठीक है, पर क्या होता है जो ग्रुप 2 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कम बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो आपके ग्रुप 2 के जो आपके जो हाइड्रोक्साइड रहेंगे वो कम बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रहता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये बेस के साथ और एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो क्या होता है जब आपका BeOH2 ये BeOH2 जब OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेरिलेट आयन बना रहा है, बेरिलेट आयन, ये आप देख सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा है, जो BeOH2 है ये जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो BeOH4Cl2। ठीक है, मतलब हमको ओवरऑल देखने को क्या मिल गया, ये देखने को मिल गया कि जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो था ये आपका बेसिक सॉल्यूशन में भी रिएक्ट कर सकता है और एसिडिक सॉल्यूशन में भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है और जो बेसिक कैरेक्टर है आपके ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स का वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। जैसे MgOH2, CaOH2, SrOH2 और BaOH2। तो ये आपको याद रखना है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, अब हम हैलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो BeCl2 रहता है ये क्या है, कोवलेंट नेचर का है। ठीक है, जो BeCl2 है क्या है, ये कोवलेंट नेचर का है। ऑल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि BeCl2 को छोड़ के बाकी सारे भी जो भी ग्रुप 2 मेटल रहते हैं, बेरिलियम को छोड़ के जितने भी ग्रुप 2 मेटल होते हैं वो जितने भी हैलाइड बनाएंगे वो आयोनिक हैलाइड बनाएंगे। ये आपको याद रखना है।
और जो बेरिलियम जितने भी हैलाइड बनाता है वो कोवलेंट हैलाइड बनाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि बेरिलियम हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, BeCl2 का जो सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर होता है? सॉलिड स्टेट में उसका चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। ठीक है, और BeCl2 इन वेपर स्टेट टेंड्स टू फॉर्म क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर which dissociates into linear monomer at 1200 केल्विन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेपर स्टेट में आपका जो BeCl2 रहता है ये क्लोरोब्रिज्ड डाइमर बनाता है, ये वाला कंपाउंड क्लोरोब्रिज्ड। यहाँ से Cl के थ्रू 2 बेरिलियम कनेक्टेड है, इसलिए उसको क्लोरोब्रिज्ड बोला गया। ठीक है, अब अगर आप इसको 1200 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो आपका लीनियर BeCl2 मिल जाता है, आपको लीनियर शेप का BeCl2 आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब क्या होता है कि जो वाटर और क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर लेने की जो टेंडेंसी रहती है वो डाउन द ग्रुप कम हो जाती है ग्रुप 2 एलिमेंट्स में। जैसे कि हम देख सकते हैं MgCl2.8H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O और BaCl2.2H2O। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो पहले में क्या था 8H2O था। ठीक है, फिर उससे कम होके क्या हो गया 6H2O आ गया, और फिर सबसे कम होके क्या हो गया 2H2O आ गया। ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जबकि जब हम फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं तो उसमें 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग। ठीक है, तो इनके जो डिहाइड्रेशन हम करते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। ठीक है, अच्छा, हाइड्रेटेड हैलाइड्स। हाइड्रेटेड हैलाइड्स जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस ऑन हीटिंग। ठीक है, मतलब जो हाइड्रेटेड हैलाइड्स होते हैं, मतलब जो ग्रुप 2 हैलाइड हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि आपका MCl2.2H2O जैसे। ठीक है, तो M इसमें क्या हो सकता है, बेरिलियम या मैग्नीशियम हो सकता है। तो इनकी हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से हो सकती है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, हम लोग वाटर का यूज़ करके इन कंपाउंड वाटर से रिएक्शन को बेसिकली हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, वाटर का यूज़ करके किसी भी कंपाउंड को तोड़ना उसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा, फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड ड्यू टू देयर हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, जो भी फ्लोराइड होते हैं, ग्रुप 2 फ्लोराइड होते हैं, उनमें लैटिस एंथैल्पी हाई होती है। तो जब भी कोई भी कंपाउंड में जब लैटिस एंथैल्पी हाई होगी ना तो वो कंपाउंड रिलेटिवली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये याद है। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई, इसमें ये था कि जो फ्लोराइड है रिलेटिवली लेस सॉल्यूबल देन क्लोराइड्स ड्यू टू देयर हाई लैटिस एंथैल्पी। हमने क्या पढ़ा था, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाए लैटिस एंथैल्पी से तब जो कंपाउंड होता है वो सॉल्यूबल हो जाता है। तो फ्लोराइड में क्या है, अगर हाई लैटिस एंथैल्पी होगी तो उतना सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी। जबकि क्लोराइड में हम देखते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रहती है वो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो क्लोराइड रहते हैं, जो ग्रुप 2 क्लोराइड्स होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं पानी में। ठीक है, सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। अच्छा, अब हम बात करेंगे कार्बोनेट्स के बारे में। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर रहती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ग्रुप 2 जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डाउन द ग्रुप जाने से पानी में लेस सॉल्युबल होते चले जाते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। आपका स्टेबिलिटी और आयोनिक कैरेक्टर जो रहता है कार्बोनेट का वो डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अच्छा, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 आर insoluble in water and can be precipitated by addition of Na2CO3 और NH4 2CO3। ठीक है, क्या होता है, जो कार्बोनेट्स होते हैं ग्रुप 2 के वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होते हैं पानी में। अगर उन कार्बोनेट्स का आपको प्रेसिपिटेशन कराना है तो आपको Na2CO3 डालना पड़ेगा या फिर आपको NH4 2CO3 डालना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी अगर ग्रुप 2 कार्बोनेट है उसको आप हीट करोगे तो MO और CO2 बना लेगा। तो हमको क्या मालूम है कि जो कोई भी ग्रुप 2 कार्बोनेट रहता है बड़ी आसानी से टूट जाता है इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, तो उतना ज़्यादा स्टेबल टुवर्ड्स हीट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, BeCO3 के बारे में बात कर लें, इज़ अनस्टेबल एंड कैन बी स्टोर्ड इन एनवायरनमेंट ऑफ CO2। ठीक है, ये जो BeCO3 रहता है ये अनस्टेबल रहता है और इसको CO2 के एनवायरनमेंट में ही स्टोर करके रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, ये डिकम्पोज कर जाएगा कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आपका सल्फेट्स के बारे में। तो सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर रहती है हम देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने से क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखना है आपको, सिर्फ BeSO4 और MgSO4 ही रेडिली सॉल्युबल होते हैं। क्यों रेडिली सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रहती है वो ज़्यादा हो जाती है आपके लैटिस एंथैल्पी से। तो जब भी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाए तब कंपाउंड क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इसलिए BeSO4 और MgSO4 तो होगा सॉल्युबल। ठीक है, और वर्चुअली इनसॉल्युबल कौन कौन से हैं? ये जो SrSO4 है और BaSO4 है। ठीक है, ये क्या है, वर्चुअली इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लैटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो इसलिए आसानी से सॉल्युबल नहीं हो पाते। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेट्स के बारे में। नाइट्रेट्स क्या होता है? दे आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब क्या होगा, अगर कोई ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, और H2CO3 निकल जाती है, तो ये आपका नाइट्रेट बन गया। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जो BaNO32 है ये एनहाइड्रस नेचर का होता है, और जो MgNO2 रहता है क्रिस्टलाइजेज विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई भी ग्रुप 2 नाइट्रेट को अगर आप हीट कर देते हो तो आपका MO बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, देयर इज़ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स एज आयनिक साइज इंक्रीजेज एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है आपका कि जो हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी या आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करने की जो टेंडेंसी रहती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि आयनिक साइज में इंक्रीज़ हुआ और हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी कम हो गई। अच्छा, अब हम सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि कोई भी चीज़ सॉल्युबल कैसे होती है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाए लैटिस एंथैल्पी से तो कंपाउंड जो है सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था BOH2 MgOH2 CaOH2 SrOH2 BaOH2, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज द लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो नीचे जाने से क्या हो रहा है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेज मोर रैपिडली देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब क्या होगा, किसी पॉइंट पे आके क्या होगा कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाएगी लैटिस एंथैल्पी से। ठीक है, हेंस डाउन द ग्रुप हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के बारे में, दोनों का केस सिमिलर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने से लैटिस एंथैल्पी तो कांस्टेंट रहती है पर हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, हैंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं कार्बोनेट्स और सल्फेट्स में, तो क्या होता है कि आपका लैटिस एंथैल्पी तो समवट कांस्टेंट ही रहता है पर आपका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होने लगता है, जिसके कारण जो लैटिस एंथैल्पी है उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, इससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है डाउन द ग्रुप। तो की पॉइंट आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड के केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप और सल्फेट्स और कार्बोनेट्स के केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। आपको बस इतना ही याद रखना है।
अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये क्या है? बेरिलियम फॉर्म्स कंपाउंड विच आर लार्जली कोवेलेंट एंड गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, तो बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं आसानी से हाइड्रोलाइज किए जाते हैं, पूछा गया है, ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है? बेरिलियम डज नॉट शो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 as it has only 4 orbitals. The remaining members can have coordination number 6 by making use of d orbitals. तो बेरिलियम में क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं होते हैं इसलिए क्या होता है, इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहता है, पर जो बाकी मेंबर हैं ग्रुप 2 के वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक शो कर सकते हैं क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो याद रखने का तरीका यही है कि आप ऐसे ग्रुप्स को लिख लीजिए, ठीक है, और फिर डायगोनल बना लीजिए। जैसे कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप है एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, हमको बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना है जब हम डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो। ठीक है। अच्छा, एज चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर ऑलमोस्ट सेम, दे रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज़। क्या होता है? चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो रहता है आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम होना चाहिए था। एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म। क्या होता है? बेरिलियम जो रहता है ये अपने ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है और जो एल्यूमिनियम रहता है अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है, तो इनकी फर्दर रिएक्शन विद एयर जो रहती है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। तो हम पढ़ रहे थे डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें अब आपको सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव BeOH4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आता है, इसको हम बोलते हैं बेरिलेट आयन। और AlOH3 डिजॉल्व्स इन एक्वस अल्कली टू गिव AlOH4 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हम देख रहे हैं कि दोनों सेम तरह के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इन वेपर फेज बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैज़ डाइमर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोथ मतलब जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो क्लोराइड्स होती हैं ना, दोनों के क्या होते हैं आपके मतलब डाइमराइज स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो आपके जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड होते हैं इनके डाइमर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। बोथ क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ गया, एंड हेंस दे आर स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड्स। ठीक है, लिविस एसिड क्यों हुए? लिविस एसिड इसलिए हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BeCl2 और AlCl3 दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड्स, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी यूज़ किए जा सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमको लिविस एसिड्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप BeCl2 यूज़ कर सकते हैं और AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। जब बोथ Be2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस BeF4 2 नेगेटिव एंड AlF6 3 नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के बारे में, जैसे कि क्या होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम CaO। तो ये जो लाइम स्टोन है CaCO3,
ठीक है, इसको हम लोग रोटेटरी किल्न में हीट करेंगे तो आपके पास CaO प्लस CO2 आ जाता है। तो CaO क्या हो गया आपका क्विकलाइम हो गया, और CO2 जो है हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ताकि ये रिएक्शन जल्दी से हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। जब हमने प्रोडक्ट साइड से कुछ भी रिमूव किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अब ज़्यादा होने लग गई। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों हुआ, क्योंकि आपने CO2 को हटा दिया। ठीक है, तो वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन वापस से बढ़ाने के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्विकलाइम की प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा, जो CaO रहता है वो क्या है, वो एक बेसिक ऑक्साइड है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 2870 केल्विन। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड CO2। ठीक है, तो CaO की प्रॉपर्टी होती है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एक रिएक्शन लिखी हुई है कि CaO को जब H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो CaOH2 बन जाएगा, और CaO को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो CaCO3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। अच्छा, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू CaO इट ब्रेक्स द लम्प ऑफ लाइम एंड इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू CaO इट ब्रेक्स द लम्प ऑफ लाइम, दिस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, तो स्लैकिंग ऑफ लाइम आप यूट्यूब पे वीडियो खोल के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप इस लाइन को ऐसे ही याद कर लीजिए। अच्छा, क्विक लाइम स्लैग्ड विथ सोडा गिव सॉलिड सोडा लाइम। ठीक है, क्विक लाइम स्लैग्ड विथ सोडा गिव सॉलिड सोडा लाइम। तो अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, CaO को जब SiO2 के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो CaSiO3 बनता है, और CaO को जब आप P4O10 के साथ रिएक्ट करोगे तो Ca3PO4 आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, CaOH2। ठीक है, तो जब आपने CaO को रिएक्ट किया H2O के साथ तो आपका बन गया CaOH2। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है क्या, कि जो सस्पेंशन होता है स्लैग लाइम का इन वाटर, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, सस्पेंशन इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, और जो आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, क्लियर एक्वा सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। तो केमिकली लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम जो रहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, केमिकली अगर हम देखें तो लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम सेम होता है CaOH2 पर अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। जैसे कि क्लियर एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर लें तो उसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, और अगर एक सस्पेंशन या कोलॉइड बन जाता है वाटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। अच्छा, अब CaOH2 इस जो कि लाइम वाटर है, लाइम वाटर से जब आप CO2 को अगर आप पास करा देंगे तो आपका CaCO3 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो CaCO3 क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट है विच गिव्स मिल्की अपीयरेंस टू लाइम वाटर। ठीक है, तो ये जो CaCO3 क्या होता है, ये एक वाइट PPT है जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है टू लाइम वाटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आप जब मिल्क ऑफ लाइम दैट इज़ CaOH2, इसमें जब आप Cl2 मिलाते हैं तो आपका CaCl2 बन गया, CaOCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो CaOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू लाइम वाटर, मतलब क्या हुआ, जब हमने कम CO2 पास किया आपके लाइम वाटर के साथ तो आपका CaCO3 और H2O बन गया, पर अगर आपने ज़्यादा CO2 पास करा दी तो आपका सॉल्यूबल बन जाएगा, सॉल्यूबल CaSCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपका जो प्रेसिपिटेट बना था CaCO3 का वो आपका दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका सोल्यूशन दोबारा से क्लियर हो जाएगा, प्रेसिपिटेट ख़त्म हो जाएगा उस सोल्यूशन में। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ लिखा भी हुआ है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2
CaSCO3 ये सॉल्यूबल आपका बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब लाइम वाटर में आप कम CO2 आप लगाएंगे तो आपका CaCO3 प्लस H2O बन जाएगा। तो CaCO3 एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और CaCO3 में अगर आप फर्दर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो CaSCO3 बन जाएगा आपका। ठीक है, जो कि सॉल्यूबल होता है, तो आपका प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन दोबारा से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं कहने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट्स के बारे में। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन क्या है इसकी? प्रिपरेशन में आप CaOH2 में जब CO2 पास कराते हैं तो CaCO3 प्लस H2O बन जाता है, या आप CaCl2 में आप Na2CO3 के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए तो CaCO3 प्लस NaCl बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी कुछ रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है आपके कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने HCl के साथ रिएक्ट कर दिया तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, और CaCO3 प्लस H2SO4 किया तो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो जनरल प्रॉपर्टी है, कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ में वो एक आपका H2O बना देता है और एक आपका CO2 बना देता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, मतलब कैल्शियम सल्फेट कौन सा? CaSO4.12H2, इसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो हमको बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो अच्छा, CaSO4.2H2 क्या होता है? CaSO4.2H2 होता है जिप्सम। अगर आपने इसको हीट कर दिया 393 केल्विन पे तो आपका CaSO4.12H2O बन जाता है और 3/2H2 आपका बाहर निकल गया। तो ये जो CaSO4.12H2 है, इसी को आप क्या बोलते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो। ठीक है, अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आपने 393 केल्विन से ज़्यादा पे हीट कर दिया तो आपका डेड बर्न्ड प्लास्टर मिल गया आपको CaSO4, और फिर आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ POP के बारे में, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सेटिंग मतलब इसकी हार्डनिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो क्या होगा अब कि जब आप CaSO4.12H2O करते हैं, इसमें आपने जब 3/2H2O मिलाया तो आपका CaSO4.2H2O बन गया। इसको क्या बोलते हैं हम? जिप्सम। तो जिप्सम इज़ अ हार्ड मास। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ POP का क्या मतलब हुआ? हमने POP को दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया, और जिप्सम एक हार्ड मास होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बोन आपके दोबारा से सही पोजीशन पे आ जाए, सेट हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हमको सेट करना पड़ता है POP, तो उसमें हल्का सा वाटर ऐड करते हैं तो आपका दोबारा जिप्सम बन जाता है, जो कि एक हार्ड मास है। अच्छा, सीमेंट की आपकी एवरेज कंपोजिशन क्या होती है? और पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी एवरेज कंपोजिशन क्या क्या है? उसमें जो CaO रहता है वो होता है 50 to 60%। ठीक है, जो SiO2 होता है वो होता है 20 to 25%। जो Al2O3 होता है वो होता है 5 to 10%। जो MgO होता है वो होती है 2 to 3%। जो Fe2O3 होता है वो होता है 1 to 2%, और जो SO3 होता है वो होता है 1 to 2%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द रेशियो ऑफ सिलिका, मतलब SiO2 टू एल्यूमिनियम, मतलब जब आप अमाउंट ऑफ SiO2 को डिवाइड कर देंगे बाय अमाउंट ऑफ Al2O3 तो इसका रेशियो हम निकालेंगे। तो इसका रेशियो किसके बीच में आना चाहिए? 2.5 to 4 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट। और रेशियो ऑफ CaO, अमाउंट ऑफ CaO का रेशियो हम किसके साथ निकाल रहे हैं? टू द टोटल ऑफ द ऑक्साइड्स। टोटल ऑफ द ऑक्साइड मतलब कौन कौन से ऑक्साइड? SiO2, Al2O3 और Fe2O3 शुड बी 2। मतलब क्या है कहने का? हमने अमाउंट ऑफ CaO लिया, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया टू टोटल ऑफ द ऑक्साइड, मतलब हमने मास ऑफ SiO2 प्लस मास ऑफ Al2O3 प्लस मास ऑफ Fe2O3 ये हमने किया। तो इसका रेशियो आपका 2 होना चाहिए। तो यही लिखा हुआ है, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने लिया अमाउंट ऑफ CaO
डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ SiO2 प्लस अमाउंट ऑफ Al2O3 प्लस अमाउंट ऑफ Fe2O3, ये हमने किया है। तो ये जो रेशियो आप जब आप कर रहे हैं ना, ये इट शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट के बारे में। ठीक है, सीमेंट का फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया, CaCO3 लिया, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसको क्ले के साथ मिक्स करेंगे और फिर हीट कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, सीमेंट क्लिंकर बन जाएगा। सीमेंट क्लिंकर में हम क्या करेंगे, 2 से 3% बाय वेट हम क्या ऐड कर देंगे, जिप्सम। ठीक है, तो अब आपका बन जाएगा सीमेंट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट क्या होते हैं, आपका होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, Ca2SiO4 ये होता है 26%। और आपका होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या है, Ca3SiO5 ये होता है 51%। फिर होता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये होता है Ca3Al2O6 ये होता है आपका 11%। ठीक है, अच्छा, अब हम सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट में 2 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है प्रोसेस हाइड्रेशन, दूसरी होती है रीअरेंजमेंट। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं जो कि सेटिंग ऑफ सीमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कोई भी सीमेंट सेट होता है तो उसमें हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है और रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है, द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इज़ टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग सो दैट द सीमेंट गेट्स सफिशिएंट टाइम टू गेट्स हार्डन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेटिंग की प्रोसेस है, जो सीमेंट की सेटिंग की प्रोसेस है, उसको स्लो करने के लिए हम लोग जिप्सम का एडिशन करते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, सीमेंट हमारा अच्छे से हार्ड हो जाए। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। आपको क्या याद रखना है कि ATP के इन्वॉल्वमेंट वाली कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो उसमें मैग्नीशियम आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर आपके एपो एंजाइम के साथ मिलके आपका होलो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना आप याद रख लीजिए कि कोई भी जो एंजाइम है जो कि ATP की यूटिलाइजेशन कर, मतलब कोई भी रिएक्शन है जिसमें ATP इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ बस इतना याद रख लीजिए आप। अच्छा, मैग्नीशियम जो है ना, ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 99% ऑफ द बॉडीज कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल किस में आता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, आपका सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी मेंटेन करने में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। आपके न्यूरॉन्स में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ब्लड कोagulation में भी कैल्शियम का इम्पोर्टेंस है। अच्छा, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन जो रहती है प्लाज्मा में कितना होता है, वो होता है 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी होती है, ब्लड प्लाज्मा में कितनी होती है, 10 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरी चीज़ आपको क्या रखनी है, अबाउट 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज सॉल्यूबलाइज एंड रीडिपॉजिटेड इन बोन पर डे। मतलब क्या हुआ कि 400 ग्राम कैल्शियम जो है वो बोन से निकल के ब्लड में आता है और वही 400 ग्राम ब्लड से बोन में दोबारा डिपॉजिटेड हो जाता है एक दिन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको अगर ये पसंद आया लेक्चर तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस लेक्चर का लिंक ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।